क्या आप जानते हैं कि जीवाणु से लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु होती है। यह इसीलिए हमारे लिए जानना आवश्यक होता है कि कौन सा जीवाणु हमारे शरीर के लाभदायक होता है और कौन सा हानिकारक होता है। और हम ये भी जानेंगे कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं और इनसे कौन कौन रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो अगर आप भी सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवाणु के लक्षण कौन कौन से होते हैं और इसको किस जगत में रखा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है और इसके सभी जीव प्राकृतिक के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। इसको पहले पादप के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब इसका वर्गीकृत किया गया तो इसको प्राकृतिक के रूप में जाना जाता है। इस जगत के सभी जीव प्राचीनतम होने के साथ साथ सूक्ष्मतम और सरलतम होते हैं और ये उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी भी संभावना हो सकती है, जैसे मिट्टी है, जल है, गर्म जल है, वायु है और हिमखंड और रेगिस्तान जैसे सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवाणु के लक्षण कौन कौन से होते हैं और किन लक्षणों के आधार पर इसको इम्प्रूव किया गया कि ये जीवाणु होते हैं। तो इसका लक्षण होता है, इनका संगठन प्राकृतिक होता है। जैसे हमने अब पहले अभी बताया, इनका संगठन प्राकृतिक होता है। आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं किसी झिल्ली द्वारा बंधे नहीं होते हैं, बल्कि जीवद्रव्य होता है उसमें बिखरे रहते हैं। फिर होता है कोशिका भित्ति जो इनकी होती है अत्यंत मजबूत होती है और वो पॉलीसेकेराइड के साथ साथ अमीनो अम्ल होता है। यानी केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, रेतिका ये इनमें नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, रेतिका जीवाणु में होती है या नहीं होती है। तो ये जीवाणु में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये रसायन संश्लेषी होते हैं, परपोषी होते हैं तथा कुछ जीवाणुओं में वायुमंडलीय स्थिरीकरण की क्षमता भी पाई जाती है। इसीलिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है जीवाणु, इसके बाद एक्टिनोमाइस्टीज, फिर इसके बाद आर्कीबैक्टीरिया, फिर इसके बाद साइनोबैक्टीरिया। कुछ जीवाणुओं में जो वायुमंडलीय स्थिरीकरण की क्षमता जो पाई जाती है, इसी के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जीवाणु, दूसरा है एक्टिनोमाइस्टीज, तीसरा है आर्कीबैक्टीरिया और चौथा है साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीवाणु क्या होता है। जीवाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक कोशिका भित्ति के सरल जीव होते हैं और जो पृथ्वी के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका आकार लगभग 1 mm तक होता है तथा आकृति इनकी जो होती है गोलाकार भी हो सकती है, चक्राकार भी हो सकती है और छड़नुमा भी हो सकती है। कई प्रकार की आकृतियां इनकी होती हैं और ये 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 1 करोड़ जीवाश्म कोष पाए जाते हैं और इसी तरह 1 ml जल में लगभग 10 लाख जीवाणु कोष पाए जाते हैं, जो संसार के बहुत बड़े बायोमास का हिस्सा होता है। यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में जीवाणु का बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो वायुमंडलीय स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय स्थिरीकरण की क्षमता होती है। मानव शरीर में लगभग जितनी भी मानव कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके लगभग 10 गुना जीवाश्म कोष पाए जाते हैं। अधिकांश जीवाणु हमारी त्वचा में, हमारे आहार नाल में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ जीवाणु हमारे शरीर के लाभदायक भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं तो हमारे शरीर के जो इम्यून तंत्र होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है। इस इम्यून तंत्र के कारण जीवाणु हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। और जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो परजीवी जीवाणु होते हैं, उनसे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे हैजा है, तपेदिक है, टीबी, क्षय रोग यानी और प्लेग जैसी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं और इन्हीं बीमारियों के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि जीवाणु की खोज कब हुई और कैसे की गई। जीवाणु की खोज की गई सन 1676 में डच वैज्ञानिक थे लीवेनहॉक, और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से दांत की खुरचन में देखा था। लीवेनहॉक जो थे सूक्ष्मदर्शी से अपने एक दांत की खुरचन में जीवाणु को देखा था, जिसको सूक्ष्म जीव कहा।
जिसका नाम दिया सूक्ष्मजीव, इसलिए इनको जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर इसके बाद 1829 में एहरनबर्ग जो थे उन्होंने इसका नाम जीवाणु दिया। एहरनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम जीवाणु दिया। फिर इसके बाद लुई पास्कर जो थे उन्होंने इसका नाम किण्वन रखा। इसके बाद रॉबर्ट कोच जो थे, रॉबर्ट कोच हैजा एंथ्रेक्स तथा क्षय रोग पर गहन अध्ययन करके सिद्ध किया कि कई रोग सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, तो इसीलिए इनको 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जीवाणु के कारण है, जिससे दही बनाया जाता है या पनीर बनाया जाता है, तो इसको औद्योगिक क्षेत्र में भी काम लिया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे एक्टिनोमाइसिस और आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक्टिनोमाइसिस जो होते हैं, कवकसम जीवाणु कहा जाता है इसको कवकसम जीवाणु भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना कवक जाल के तंतुमय जैसे होती है। और ये स्टेस्टोमाइसिस समूह का महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, क्योंकि इसे प्राकृतिक कोशिका के कारण जीवाणु माना गया है। इसमें जो प्राकृतिक कोशिका पाई जाती है, इसी के कारण इसको जीवाणु माना जाता है। फिर इसके बाद आता है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है ये प्राचीनतम जीवधारी का प्रतिनिधि है, इसलिए इन्हें आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्मी भी कहा जाता है। आर्कीबैक्टीरिया का प्राचीनतम जीवित जीवाश्मी भी कहा जाता है। ये एसएससी में कई बार पूछा गया है। प्राचीनतम जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, तो आर्कीबैक्टीरिया को कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। ये पृथ्वी का सफलतम जीवधारी का समूह माना गया है। इसको नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये कवक से लेकर साइकस तक एक सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये कवक से लेकर साइकस तक एक सहजीवी के रूप में कार्य करता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही तक। अगर हमारा वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।